हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि 2009 से लेकर 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो चीजें बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखिए। ये 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बच्चों, आपने आवेश के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, और वो निश्चित न्यूनतम आवेश, जैसे ये ई जो है, ये निश्चित न्यूनतम आवेश ई जो है, इसका पूर्णांक गुणज होता है। तो ये जो ई है इसका मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो बच्चा, मूल आवेश हो गया आपका कि मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, और इसका मान जो है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके बराबर होता है, और इसे मूल आवेश कहते हैं। आपसे परीक्षा में मान लिखने के लिए बोला तो आप इस तरह से इसका मान लिखें कि E का जो मान है +/-1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। हालांकि मैंने इसका जिक्र इसमें कर दिया है। तो बच्चों, मूल आवेश क्या है, तो न्यूनतम आवेश ही आपका मूल आवेश है। साथ ही साथ मैंने आपको आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा भी क्लियर कर दी कि प्रकृति में जो आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कूलाम का नियम लिखिए और इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। यह प्रश्न 2010 में पूछा गया। बच्चों, बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था। अब कूलाम का नियम क्या है, तो ये आप सबको अच्छी तरह से याद है वैसे तो, पर देखिए, हमारे पास दो आवेश हैं, मान लो दोनों ही धनावेश हैं, Q1 और Q2। अब ये जो दोनों आवेश हैं इनको हम बिंदु आवेश बोल रहे हैं। बिंदु आवेश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन आवेशों का जो मान है इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। तो हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं बच्चों, ठीक, जो r दूरी पर है मान के चले। अगर ये दोनों आवेश धनावेश हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि ये दोनों ही आवेश ऋणावेश हैं तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि यह आवेश में एक आवेश धन है और एक आवेश ऋण है तो इनके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। तो बच्चों, यदि आवेश एक समान होते हैं तो उन पर जो बल लगता है वह प्रतिकर्षण लगता है, और यदि विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षण लगता है। यह जानकारी हम लोगों को है। अब हमें एक बात सीखने को मिली कि भाई ये दो आवेश हैं अगर, तो उन दो आवेशों पर बल तो लगता है। अब ये बल कितना लगेगा, तो बच्चों ये बल इतना लगेगा कि इन दोनों आवेशों का गुणा कर दो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवेश किस प्रकृति का है, बल तो लगेगा। तो जो बल लगेगा वो बल दोनों आवेशों को ये जो गुणनफल है ना के परिमाण के समानुपाती, यानी कि कूलाम का नियम हो गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों पे लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। अब यदि इन आवेशों को हम दूर करते जाएं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इसका बल का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जो बल है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, यह बल जो है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। यानी कि जैसे कि ये दो आवेश मैंने यहाँ बनाए थे अभी, तो ये बल ऐसे लगेगा अगर आप F12 और F21, अब इस कंडीशन में भी ये प्रतिकर्षण है, विपरीत दिशा में लग रहा है भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर में है, क्रिया प्रतिक्रिया के फॉर्म में है, पर रूप अलग है। इसीलिए जब जो बल लग रहा है किधर लग रहा है, रेखा को मिलाने, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश लग रहा है। तो तीन महत्वपूर्ण बातों से मिलकर नियम बना कि आकर्षण या प्रतिकर्षण जो प्रकृति का बल है उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये रहा बच्चों आपका नियम।
क्या हो गया, नियम ये है कि भाई किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों, ये देखो हमने परिमाण लगाया, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्या सीखा बच्चों हमने सीखा कि F समानुपाती, हमने सीखा बच्चों F समानुपाती Q1 Q2 व F व्युत्क्रमानुपाती R, यानी कि दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों इन दोनों को मिला लिया जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बाय R। बच्चों जब समानुपाती का चिन्ह आप हटाओगे तो यहां एक नियतांक आएगा, मान लो वो नियतांक A है, और इस नियतांक का जो मान होता है बच्चों वो पद्धतियों पर निर्भर करता है। तो एसआई पद्धति में चलते हैं बेटा। तो बच्चों एसआई पद्धति में जो है ए का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। प्यारे विद्यार्थियों इस ए की जगह पर पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R वर्ग न्यूटन। हालांकि इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बेटा वो होता है 9 गुणित 10⁹ Q1 Q2 बाय R वर्ग न्यूटन। बेटा अभी हम इस पर, इस एप्सिलॉन नॉट पर और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन पर थोड़ी चर्चा और करने वाले हैं, पर वो बाद में। पहले हमारा जो प्रश्न है उसके अनुसार मैं आपको पूरा आंसर समझा देता हूं। अब एक और बात इसमें पूछी गई थी, वो क्या पूछी गई थी, इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा। तो देते हैं बेटा। अब देखो आपके पास एकांक आवेश की जब आपको परिभाषा देनी है तो हमने क्या किया कि दो आवेश जो हमारे पास थे Q1 Q2 उन दोनों को ले लिया बेटा 1 कूलाम। ठीक, समान प्रकार का दोनों ही को आवेशों को के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या ले ली 1 मीटर। Q1 Q2 दोनों हो गए 1 कूलाम, दूरी हो गई 1 मीटर। तो जो बल है बच्चों F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R वर्ग। अब देखो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह तो हम 9 गुणा 10⁹ लिखेंगे। Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, R का मान 1। तो प्यारे विद्यार्थियों F बराबर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन। तो बच्चों अब हमें ये पता चला कि जो 1 कूलाम के दो आवेश हैं वो दोनों एक दूसरे से अगर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, तो उस पर जो बल लगता है वो 9 गुणित 10⁹ न्यूटन का लगता है। तो एकांक आवेश की जब परिभाषा आपको लिखनी है वो क्या हो गई, यदि, ठीक है, एकांक आवेश की बात हो रही है तो यदि 1 कूलाम के दो आवेश, कूलाम के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो एक दूसरे पर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन का सजातीय है, इसीलिए क्या लगाएंगे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक, ये तो उस प्रश्न का उत्तर हो गया जो बोर्ड में हमसे पूछा गया। पूरा हमें कैसे लिखना है तो वो पूरा ही हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक, पर अब जब मैंने अभी बात करी थी कि बेटा मैं यहाँ आपसे जो इनकी चर्चा जरूर करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनकी, तो इनकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा हमने अभी जो देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें
इसका जो मान हमने लिखा 9 गुणा 10 की घात 9। अब आप इसके पीछे यूनिट क्या लिखोगे, तो यूनिट निकालने का तरीका है कि इस आर वर्ग का गुणा इस एफ के साथ कर दो, इस Q1 Q2 को इसके भाग में ले आओ, तो एफ आर वर्ग भागित Q1 Q2। विद्यार्थियों, बल का जो मात्रक होता है क्या होता है बोलो, न्यूटन, दूरी का मीटर, आवेश का कुलाम, कुलाम और कुलाम मिला के कुलाम वर्ग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कुलाम का वर्ग। एक चीज और पूछी जाती है, इस एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक आ जाए, क्योंकि पाई तो नियतांक है, तो न्यूटन मीटर वर्ग बटे कुलाम वर्ग। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है बेटा वो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, इसको भी रिवर्स करेंगे तो कुलाम वर्ग बटे न्यूटन मीटर वर्ग, तो कुलाम वर्ग न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ठीक, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभार मात्रक भी पूछ लेते हैं। अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है तो विमीय सूत्र भी निकाला जा सकता है, आप इसका मान रख दो। आवेश का क्या होता है AT, तो ये वर्ग T वर्ग। बल का होता है MLT माइनस 2, तो M इनवर्स हो जाएगा, L इनवर्स 1 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये L इनवर्स 2। तो बच्चा क्या हो गया M इनवर्स L इनवर्स 3 T⁴ A स्क्वायर। ये इनका विमेय सूत्र भी पूछ गया। इसका जो मान है वो भी आपको याद होना चाहिए। इसका मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये भी आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये था बच्चों कुलाम का नियम, और इससे कुलाम के नियम से संबंधित क्या चीज पूछी जा सकती है वो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 2024 की परीक्षा में पूछा गया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया फेराडे साहब, ये भी आपको क्लियर याद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक काल्पनिक वक्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। परीक्षा में आ जाए तो ऐसा लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे। विशेषताओं की बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक, एक प्रॉपर्टी तो ये, एक प्रॉपर्टी ये है कि इन पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है बेटा, ठीक है, क्षेत्र रेखाओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो स्पर्श रेखाएं क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगर एक अकेला आवेश हो और उसके लिए आप विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं खींचे, अगर अकेला आवेश है, मान लो धनावेश है, तो धनावेश के लिए आप क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो वो जाएगी आवेश से अनंत की ओर ऐसे। ठीक है, इस तरह से। एक अकेला ऋण आवेश है तो वो आएगी अनंत से आवेश की ओर ऐसे। ठीक, अब दो बातें हो गई। यदि दो आवेश एक धन और ऋण है तो क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, अगर अकेला धनावेश है तो धन रेखाएं आवेश से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, और अकेला ऋणावेश है तो जो क्षेत्र रेखा है वो अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। देखो लिखा, यदि आवेश एकल है तो विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से प्रारंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती है। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। तीसरी बात, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगे। अगर काट दिया तो इनके कटान पर दो रेखाएं होगी जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या दिशा को दर्शाती है, ये बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, दिशा को दर्शाती है। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्र रेखाओं में आप जैसे कि किसी यहां पर अगर आप क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं मान लो, तो आप इस जगह पर कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या से विद्युत क्षेत्र की प्रबलता डिसाइड नहीं होती है।
उस जगह में क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कितना है वह निर्धारित करती है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या दुर्बलता को। यानी कि अगर क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, क्षेत्र रेखाएं अगर सघन हैं, पास पास हैं, यानी उनका घनत्व अधिक है, तो वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। अगर क्षेत्र रेखाएं अगर विरल हैं, दूर दूर हैं, तो वहां विद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल होगा। ये कुछ बातें अपने को दिमाग में लेकर चलनी है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बेटा, पहले बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की। देखो बच्चों, द्विध्रुव में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास मैंने लिखा HCl, ये हो गया H प्लस और Cl माइनस। बच्चों इस H का अपना एक केंद्र होता है और Cl का भी अपना केंद्र होता है। H का क्या बता रहा था मैं कि भाई H का अपना एक केंद्र होता है और Cl का भी अपना केंद्र होता है। अब जो H का केंद्र और Cl का केंद्र होता है, अब इन दोनों को जब आपने मिलाया तो HCl के जो केंद्र होते हैं, दोनों मिलाने पर तो H और Cl के केंद्र के बीच में कुछ दूरी हो जाती है, कुछ दूरी आ जाती है। और वो जो कुछ दूरी है ना, अब यहाँ देखो आप, H पर जो आवेश है धनावेश है और Cl पर भी, Cl पर ऋण आवेश है। H पर एक धन है और Cl पर एक ऋण है, तो दोनों पर जो आवेश है वो समान है और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। तो हम ऐसा कहते हैं कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कम दूरी पर होते हैं। तो दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है, इसको मैं द्विध्रुव बना देता हूं, ये द्विध्रुव हो जाएगा बच्चों आपका -q और प्लस, दोनों के बीच की दूरी मान के चले 2l है। ठीक, तो दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि अल्प दूरी पर स्थित हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है इसे द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न इसी में है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। अक्षीय स्थिति में है ना, तो पहले अक्षीय स्थिति बना देते हैं। ये हमारे द्विध्रुव के कारण है, तो पहले द्विध्रुव, तो द्विध्रुव की चर्चा अभी हमारे पास हो चुकी है। तो हमने कहा कि भाई दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमने क्या करा बेटा कि द्विध्रुव की अक्ष की बात कर ली, एक अक्ष पर यहाँ एक बिंदु P ले लिया। ठीक, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है, तो ये AB हो गया। ठीक, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक K है, K पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया। अक्षीय स्थिति में O से R दूरी पर, इस दूरी को R माने, एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करनी है। ठीक, अब बच्चों आप जानते हैं कि हमें एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आती है, हमें दो बिंदु आवेशों के लिए एक साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना नहीं आती। तो फिर हम पहले एक आवेश के लिए निकालेंगे, फिर दूसरे आवेश के लिए निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें पता है ये चीज। तो बच्चों पहले हम किसके लिए, धन q आवेश के लिए निकालते हैं बेटा। तो द्विध्रुव के आवेश धन आवेश q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q बटे, अब ये दूरी कितनी है बेटा आपकी BP। और हम ये भी जान चुके हैं कि यदि धन आवेश होता है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो ये हमने बाहर बना दिया E1 की दिशा। तो हमारी जो दिशा होगी बेटा किधर, बाहर की ओर, BP दिशा में। ठीक है, अब ये जो दूरी है BP ये कितनी हो जाएगी, ये 2l है तो इसको मैं LL कर लूं। अब 2l यानी कि ये BP क्या हो जाएगी बेटा, R माइनस L। ठीक, तो इसकी जगह हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा
आर माइनस एल का वर्ग। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब हम निकाल लेते हैं बेटा ऋण q आवेश के कारण। अब ऋण q आवेश के लिए, तो ऋण q आवेश के लिए जो तीव्रता की दिशा होती है वो आवेश की तरफ ही होती है, तो हमने इसका मुंह इधर आवेश की तरफ कर दिया, ये हो गई E2। ठीक, तो अब द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव की जो आवेश है ऋण आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो E2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन। अब बेटा ये जो दूरी है AP है, तो ये होगा आपका AP का वर्ग। अब बेटा ऋण आवेश के लिए मैंने क्या कहा, आवेश की तरफ, यानी P से किधर जाएगी बेटा, A की तरफ, PA दिशा में। अब एक बात और समझ लो, ये जो दूरी है यहां से O से P तक का R है और ये L एक्स्ट्रा आ रही है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का वर्ग। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, E1 और E2 का मान तो आ गया। हमको चाहिए परिणामी तीव्रता, और बच्चों जब परिणामी तीव्रता आपको निकालनी है तो देखो E1 की दिशा इधर, E2 की दिशा इधर। और एक और चीज, जो E1 का मान है, आप देखो यहां आ रहा है R माइनस एल और यहां आ रहा है R प्लस है, इसका मतलब E1 का मान ज्यादा है और E2 का मान कम है, तो हम किसको घुमाएंगे, जिसका मान कम है उसको। तो E2 वाले की दिशा हम बदल देंगे, तो वो क्या हो जाएगी E1 माइनस E2। जब जोड़ेंगे तो E1 प्लस E2 होना था, पर E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी दिशा एक तरफ करनी पड़ेगी, तभी आप इनको जोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा E1 और 2, देखो परिणामी तीव्रता की बात करें, ठीक है, विपरीत दिशाओं में होने के कारण, है ना, ये में गलत है, तो E1 और E2 विपरीत दिशाओं में होने के कारण बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता होनी क्या थी, दोनों प्लस E1 प्लस E2, तो क्या होगा यहाँ पर E1 माइनस E2। क्यों होगा भैया, उसका कारण आप सब जानते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। अब ये दोनों के मान यहाँ रख दे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R माइनस एल का वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस एल का वर्ग। बच्चा पार्टी यहां से क्या करें, इस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा, 1/R माइनस एल का वर्ग 1/R प्लस एल का होल वर्ग। अब बच्चों इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा R वर्ग माइनस एल वर्ग का होल वर्ग। इससे डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा R प्लस एल का होल वर्ग माइनस R माइनस एल का होल वर्ग। बच्चों ये जो R प्लस एल है ये वाला, ये तो A हो गया और इसको B मान लो, तो कौन सा सूत्र बन रहा, A वर्ग माइनस B वर्ग का सूत्र बन रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस A प्लस B, फिर आएगा A माइनस B, तो इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस R माइनस माइनस प्लस बाय R स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। इस एल से इसको कैंसिल कर दो, इस R से इस R। अब आया बच्चा जो रिमेनिंग है बचा है वो क्या बचा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के L, यहाँ देखो कि ये R और R 2R और L और L 2L, तो इंटू 12 इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं कि जो Q इंटू 12 है, Q इंटू 12 होता है बेटा P, और P यानी कि ये हो गया 2PR बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश दो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो बेटा ये जो L है ये क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, इस R के कंपेयर में। तो जो L वर्ग है उसका मान क्या कर देंगे, नगण्य। L वर्ग को नगण्य करने पर
गिनना नहीं है भैया, इसको नहीं गिनेंगे तो अब क्या हो जाएगी इक्वेशन 1/4 पाई एस पाइलॉन नॉट 2p r बाई आर। देखो स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया, 4 को इससे कैंसिल कर दोगे तो क्यूब आ जाएगा, तो 1/4 पाई एस पाइलॉन नॉट 2p बाई क्या हो गया बेटा आर क्यूब न्यूटन पर कूलम्ब। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत शक्ति तीव्रता आ गई। अगर आप इसे वायु या निर्वात में निकालते तो वायु या निर्वात में आप k बराबर 1 ले लेते तो E बराबर आता 1/4 पाई एस पाइलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। यह था आपका अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ रहा है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो प्रश्न सेम है तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, यह 2022 में आया। ठीक है, देखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, तो फिर हम यहां बनाते हैं एक विद्युत द्विध्रुव, ये -q और ये +q। ठीक, अब इस O से R दूरी पर यहां एक लंबवत हमने दूरी ले ली R, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये दूरी बच्चों आपकी है R। ठीक, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। अब हम धनावेश के लिए देखेंगे, यह धनावेश है। ऋण आवेश के लिए देखें, एक एक आवेश के लिए निकालेंगे, पहले धन क्यू आवेश के लिए निकालेंगे फिर ऋण क्यू आवेश के लिए निकालेंगे इसको बिंदु P। ठीक है बेटा, तो अब हम निकालते हैं धन क्यू आवेश के कारण। तो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों जब धन क्यू आवेश की बात करेंगे तो ये वाली, अच्छा द्विध्रुव की जो दूरी है वो कितनी है, 2l होती है द्विध्रुव की लंबाई। अब इसको मैं l और इसको l लिख रहा हूं ना। अब ये देखो, अगर ये वाली डिस्टेंस अपन को निकालनी है तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आएगी, √r² धन l²। ठीक, अब जब आप धन क्यू आवेश के लिए निकालोगे तो ध्यान से समझो, धन क्यू आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी बच्चों बाहर की तरफ, ऐसे आउटसाइड, यानी जो E1 हमारे पास आने वाला है अब वो आने वाला है बाहर की तरफ। तो हमारे पास सारा मसाला तैयार है। अब जो दूरी है वो BP है, तो धन क्यू आवेश के कारण जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे तो वो होगी आपकी E1 बराबर 1/4 पाई एस पाइलॉन नॉट के और Q अपॉन BP का स्क्वायर। हमें पता है कि धन क्यू आवेश के लिए किधर जाएगी, तो BP दिशा में, तो अलोंग BP या BP दिशा में लिख दिया। इस BP की दूरी चूंकि हम निकाल चुके हैं r² धन l², क्योंकि यहां हमने जो निकाली थी वो रूट में थी, हमने वर्ग कर दिया तो क्या हो गया √ भाई वर्ग हटा दिया तो r² धन l² हो गया। इसी तरह से जब आप ऋण क्यू आवेश के लिए निकालोगे तो ऋण क्यू आवेश की जो दिशा होगी इसकी आवेश की तरफ होगी ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका E2। ठीक, ये कोण थीटा है, ये कोण भी आपका थीटा है। पहले E2 निकाल लेते हैं, तो अब ऋण क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो इसी प्रकार से ऋण क्यू आवेश के कारण, तो E2 बराबर 1/4 पाई एस पाइलॉन नॉट के Q बटा AP का वर्ग। अब P से A की तरफ, तो PA दिशा में। ठीक, अब जो AP का वर्ग हो गया 1/4 पाई एस पाइलॉन नॉट के Q बटा r² धन l²। अब E1 E2 दोनों के मान आ गए, और आप देखिए ध्यान से तो ये दोनों ही मान क्या आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं। अब परिणामी तीव्रता जब निकालनी है तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है। जब आप परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो दोनों की दिशाएं अलग अलग डायरेक्शन में है।
तो इस परिस्थिति में अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको इसके घटकों में वियोजित करते हैं। तो जो हमारा E1 है, पहले इस E1 को दो घटकों में बांटते हैं, ठीक है, ये थीटा है, सब थीटा। अब जो E1 का एक घटक हो जाएगा, हमारा लंबवत घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा, जो थीटा के साथ आता है वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये हो गया E1 कोस थीटा। अब E2 के भी दो भाग करेंगे, ठीक है। तो E2 के जब दो भाग करेंगे तो इधर जो थीटा के साथ आ रहा है वो कोस थीटा E2 के, और जो थीटा के साथ नहीं आ रहा है वो आएगा साइन थीटा, तो E2 साइन थीटा। अब E1 और E2 के जो मान है बच्चों वो बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो यहाँ E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब जो है देखो हमने इनको क्या किया, E1 व E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी भैया, दोनों को जोड़ना है। तो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, और E1 E2 का मान बराबर है, तो इस E2 की जगह आप E1 कर देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2E1 कोस थीटा। बच्चा E1 का जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यूब बटा R वर्ग धन L वर्ग, है ना, इनटू अब कोस थीटा निकालना है। तो जो कोस थीटा होता है वो क्या होगा, लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा आपका कोस थीटा। तो कोस थीटा आधार हो गया L और कर्ण हो गया √R वर्ग धन L वर्ग। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब Q इंटू 2L हो जाएगा, और ये देखो इसके ऊपर घात 1, इसके ऊपर घात हाफ और 1 3/2, यानी R वर्ग धन L वर्ग की घात हो गई 3/2। प्यारे विद्यार्थियों Q इंटू 2L क्या होता है, तो ये आप जानते हैं, ये P होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो P/R वर्ग धन L वर्ग की घात 3/2। हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो L है ये बहुत छोटा होगा किससे, R से, तो L वर्ग को नगण्य। तो L वर्ग जब आप छोड़ देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R वर्ग की घात 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R³ न्यूटन प्रति कूलम। बच्चा एक चीज और समझो, इसे अगर वायु या निर्वात में देखें तो वायु या निर्वात में K बराबर 1 होता है, तो E बराबर बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R³। ध्यान रखिएगा जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ठीक आधी होती है, या यूं कहें कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है, देखते हैं। तो हमारे पास मान के चलो कि एक पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक। अगर और इस पृष्ठ पर यहां हमने इसका जो क्षेत्र सदिश है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्षेत्र सदिश, तो क्षेत्र सदिश हो गया dA, ठीक। अब जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऐसे पास, अगर क्षेत्र रेखाएं ऐसे क्षेत्र सदिश के लंबवत जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र रेखा इसमें आसानी से पास हो जाती है, ठीक। फिर हमने इसमें देखा कि हम थोड़ा सा और बदलाव करें। यह सतह है, ये इसका क्षेत्र सदिश है, और विद्युत बल रेखाएं यानी क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही,
इनके बीच का कोण थीटा है। जब हम अंतर जा रही थी क्षेत्र सदिश के समांतर जा रही थी, यानी कि सतह के लंबवत बल रेखाएं निकल रही थी, तो बहुत आसानी से और बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ से पास हो रही थी। पर जब इनके बीच में कुछ कोण आ गया तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो गई। और अगर जो क्षेत्र रेखाएं हैं क्षेत्र सदिश के अगर लंबवत हो जाए यानी पृष्ठ के समानांतर हो जाए तो एक भी बल रेखा इसमें से पास नहीं होती है। अब आप क्या करें कि इसके क्या कर दो, कंपाउंड कर दो, टुकड़े कर दो, और एक छोटे से क्षेत्र से देख रहे हैं तो डी फाई लिख दिया हमने, और इस ए के 2 घटक कर दिए या ई के 2 घटक कर दें अगर, तो ई के 2 घटक करेंगे तो ई कोस थीटा डी ए, तो ई डी ए कोस थीटा, ये इसका सूत्र है। अब जो फ्लक्स है बच्चों, फ्लक्स वास्तव में इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं जा रही हैं उसको दर्शाएगा। ठीक, ये 2 फैक्टर हैं, एक तो उसकी विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है और एक उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो जो क्षेत्र रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स हो गया हमारे पास डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। अगर मैं इसमें 2 बातें कर रहा हूं, 2 केस अपन समझते हैं इसमें। एक केस यदि हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब पृष्ठ के लंबवत। अब यहां कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो थीटा है ये थीटा है क्षेत्र सदिश और क्षेत्र रेखाओं के बीच का, न कि पृष्ठ और क्षेत्र रेखाओं के बीच का। तो मैंने यहां लिखा ये थीटा बराबर 0 यानी कि क्षेत्र रेखाओं के समांतर और पृष्ठ के अभिलंबत, है ना। जो थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया कि क्षेत्र सदिश क्षेत्र रेखाओं के क्या है, समांतर है और पृष्ठ के लंबवत हैं। तो जो फाई बराबर हमारे पास है ई डी ए कोस 0, कोस 0 का मान 1 होता है। तो इस परिस्थिति में अधिकतम बल रेखा इसमें से पास। अगर केस सेकेंड की बात करें, यदि मैं थीटा बराबर 90 डिग्री लूं यानी कि पृष्ठ के लंबवत अगर मैं लूं तो फाई बराबर ई डी ए कोस 90 और कोस 90 का मान होता है 0। ठीक, तो इस कंडीशन में जो हमारा है फ्लक्स 0 होता है। हालांकि फ्लक्स धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों ही होता है। एक चीज और पूछी गई, इसका मात्रक और विमीय सूत्र। तो मात्रक विमीय सूत्र अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो मात्रक निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर वर्ग। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर वर्ग पर कूलम। अब विमीय सूत्र, तो बेटा बल का जो विमीय सूत्र mLT-2 न्यूटन की जगह, मीटर की जगह L वर्ग और कूलम का AT। तो सॉल्व किया m1 L क्यूब T ऊपर T इनवर्स 3 A इनवर्स, तो m1 L क्यूब T इनवर्स 3 A इनवर्स, ये इसका 1 विमीय सूत्र। ये एक विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखें, यह एक अदिश राशि है। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पर आते हैं। गाउस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। ये बहुत प्यारा प्रश्न है और आईएमपी प्रश्न है, 2010 में आया हुआ है। ठीक है, एक आध बार इसके बाद भी आया होगा, इसमें यहाँ मेंशन में नहीं किया है। ठीक है, 1-2 बार और आया है इसके बाद शायद, है ना। तो गाउस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सन यहाँ डालना रह गया है पर ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो गाउस का नियम ये होता है कि भाई कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है ना, उसके भीतर जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको थोड़ा सा अपन स्टेटमेंट पर आने से पहले अब थ्योरम को समझते हैं, तो स्टेटमेंट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हमने यहाँ एक पृष्ठ की कल्पना कर लें, एक गोलाकार हम यहाँ पर पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक, एक गोलाकार पृष्ठ हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इसका गहरा बहुत है, दिख रहा है। एक गोलाकार पृष्ठ हम लोगों ने ले लिया। अब r त्रिज्या का ये पृष्ठ है और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, r त्रिज्या का पृष्ठ। यहाँ इसके भीतर जो कुल आवेश है वो धन q आवेश। अब धन q आवेश के लिए जब विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे या शक्ति रेखाओं की बात करेंगे तो वो इस तरह से इससे बाहर निकलेगी। तो धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r वर्ग, ये हमें पता है। ठीक, इसके बारे में हमें पता है और ये दिशा भी पता है, ये किधर है, तो ये OP दिशा में। ठीक, ये जानकारी हमें है, छोटी सी जानकारी। अब आपको जब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने का सूत्र हमारे पास होता है फाई बराबर EA cos थीटा, यानी EDA cos थीटा, जो कि हमने अभी पढ़ा विद्युत फ्लक्स। तो बच्चा विद्युत फ्लक्स हम छोटे से पृष्ठ के लिए निकालना जानते हैं। ये एक छोटा पृष्ठ ले लिया। अब इस छोटे पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश है वो ऐसे हो गया, लंबवत। ठीक, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा है और क्षेत्र सदिश है। तो अब पृष्ठ DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है ना, तो पृष्ठ DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर डी फाई बराबर EDA cos थीटा। अब जो थीटा है बेटा, देखो DA और E की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो विद्यार्थियों ये हो गया EDA cos 0। cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया EDA। क्योंकि E का मान हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पुट कर दें Q/r वर्ग DA। प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल एक एलिमेंट के लिए है, हमने तो इसको अनेक छोटे छोटे भागों में बांटा है। तो इसको अगर हम पृष्ठ एस बोले पूरे को, तो पृष्ठ एस से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई बराबर डी, फाई चाहिए तो इसका आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, एक काम करो, सरफेस इंटीग्रेशन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वर्ग डी, फाई डी फाई का फाई। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r वर्ग, ये होगा DA। DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A। तो विद्यार्थियों फाई बराबर हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DA का क्या हो गया, A। अब एरिया ऑफ सरफेस यानी एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r, 1/r वर्ग भी है शायद। ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई और r वर्ग से r वर्ग काट दो तो क्या आ गया, Q/एप्सिलॉन। तो फाई बराबर Q × 1/एप्सिलॉन। अब बेटा ये जो Q है ये कुल आवेश है, पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर हम लिखेंगे कि सिग्मा Q × 1/ε0। गाउस का नियम हो गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत प्लस पृष्ठ
विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो गाउस का नियम है एक किसी भी आकार आकृति के पृष्ठ के लिए लागू होता है, पहली बात याद रखना है। ठीक है, कुछ मुख्य बातें मैं बता रहा हूं जो गाउस के नियम में हमें याद होना चाहिए। पहली चीज, ये किसके लिए लागू होता है? तो बंद पृष्ठ के लिए। दूसरी बात, भीतर स्थित कुल आवेश के लिए। बाहर स्थित आवेश के लिए नहीं लागू होता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि जो और किसी भी आकार आकृति के पृष्ठ के लिए लागू होता है, किसी भी आकार या आकृति के पृष्ठ के लिए। ठीक है बेटा, ये कुछ बातें याद होनी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, गाउस के नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। 9 में आया, 13 में आया, 23 में आया। बच्चों, हालांकि ये एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं दे रखा है, तो मेरे ख्याल से ये बोर्ड में आने की संभावना इसकी बहुत कम है, पर फिर भी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ये 9 में, 13 में और 23 में आया हुआ है और इसकी संभावनाएं मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती है, पर फिर भी हम लोग इसको आपको मैं बता रहा हूं कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम बताना है गाउस के नियम की सहायता से। तो बच्चा, मान लो हमारे पास धन आवेश है और r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ आपको क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस r को त्रिज्या मानकर एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कि क्या होगा? गाउसियन पृष्ठ होगा। अब बच्चों, नियम वही, यहाँ पर धनावेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बाहर की तरफ। ठीक, इसके लिए कहाँ हो जाएगी? डीए बाहर की तरफ। तो जब फ्लक्स देखेंगे, है ना, पृष्ठ डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ई डी ए कोस 0, इसका मान ई डी ए, जैसा अभी हमने आपको बताया था। अब इस पृष्ठ एस दे दो, तो पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो फाई बराबर, या इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से कर देते हैं के ई डी ए कांस्टेंट डी ए, इसका हो जाएगा ई ए डी फाई का हो गया फाई। ए गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग, इसको दे दी समीकरण 1। गाउस के नियम से, क्योंकि गाउस के नियम से प्रूव करना है, तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्यू बाई एस पाइलान नॉट, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों के फाई बराबर हो जाएंगे। फाई बराबर हो जाएंगे तो E इंटू 4 पाई आर वर्ग बराबर क्यू बटे एस पाइलान नॉट। तो E बराबर बेटा हो गया 1/4 पाई एस पाइलान नॉट क्यू बटे आर वर्ग न्यूटन प्रति कूलम। अब जब इस बिंदु की बात, हमें कूलम का नियम लाना है, तो इस बिंदु पर हम मान ले बिंदु P पर क्यू नॉट, यानी कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। तो यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, तो F बराबर होगा क्यू नॉट ई, और इसका मान यहां रख दें तो सूत्र हो गया 1/4 पाई एस पाइलान नॉट क्यू नॉट बाई आर वर्ग न्यूटन। यही आपका कूलम का नियम है। ठीक है, तो ये गाउस के नियम की सहायता से हमने कूलम का नियम सिद्ध कर लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। ये न्यूमेरिकल है, बहुत सरल है और 2024 में आया हुआ है, एक ही बार आया है, 4 नंबर में आया था
ठीक है, लास्ट ईयर ही आया। ठीक, तो बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है। बेटा मैं बहुत जल्द एक न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूँ, आईएमपी न्यूमेरिकल के 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारे आपके हो जाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, तो उसको भी आप देखिएगा। अब देखते हैं बच्चा, पहला प्रश्न है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -2 माइक्रोकूलाम और निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, दो आवेश हैं, QA बराबर हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम और QB बराबर हमारे पास है -2 माइक्रोकूलाम, और ये एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो दिया है, प्रॉपर कैसे लिखना है, ऐसे दिया है QA बराबर 2 गुणा, इसको माइक्रो को बदल लिया मैंने, QB बराबर -2 गुणा 10 की घात -6, दूरी है R बराबर 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, 40 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब इसको क्या लिखे, 4 गुणा 10 की घात -1। ठीक, अब इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु यहां, अब हम पहले इस आवेश के लिए देख लें, धन वाले आवेश के लिए। तो QA आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, हमारे पास जो इसका सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R वर्ग है। तो QA बाई R वर्ग कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 गुणा 10 की घात 9, QA है 2 गुणी 10 की घात कितना, -6। अब R की बात, अब ये 20 सेंटीमीटर था तो ये 40 सेंटीमीटर था तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब जब हम 20 को लिखेंगे, है ना, तो जब 20 को लिखेंगे तो ये जो दूरी है आपकी 2 गुणी 10 की घात -1 हो जाएगी, आधी। ठीक है, तो ये R1 है, तो ये हो गया आपका 2 गुणा 10 की घात -1 का वर्ग, आधा। तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणित 2 गुणा 10 की घात -6, ये हो गया 4 गुणित 10 की घात -4, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 चौकाट 2 पंजे 10, 4.9, 10 की घात 9 -6, 2 ऊपर चला गया +2, 11 -6, तो 4.5 गुणित 10 की घात कितना हो गया बेटा, ये 5 न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार से QB आवेश के कारण, QB आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्यार्थियों यही आएगी, क्या क्यों आएगी, क्योंकि परिमाण सेम है। देखो आवेश का परिणाम चले माइनस का है पर सेम है, तो तीव्रता तो यही आएगी, तो 4.5 गुणा 10 की घात 5। अब एक और मुख्य कॉन्सेप्ट पे चर्चा, अगर धनावेश है, ये धन है, तो इसकी दिशा हो गई इधर, ये आ गया EA, और EB की दिशा क्योंकि ऋण आवेश की तरफ ही होगी, उसकी दिशा भी इधर ही। यानी कि जब आप इन दोनों की परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता जब हम निकालें तो इन दोनों को जोड़ देना है, EA प्लस EB, और दोनों को जोड़ेंगे 4.5 गुणा 10 की घात 5 प्लस 4.5 गुणा 10 की घात 5, तो दोनों हो गया 9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये 4 अंकों में आया हुआ प्रश्न है। बच्चों प्रश्न बहुत अच्छे पूछे थे और ये आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके बाद जल्द ही अगला वीडियो आएगा, उसको भी ध्यान से देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।